ओके, सो प्रीवियसली हम जो टॉपिक था, हमने लाइट स्टडी करना स्टार्ट किया हुआ था, रे ऑप्टिक्स का पार्ट लाइट। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने आई गेस मिरर्स के बारे में, डेविएशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और इमेज फॉर्मेशन एंड स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इमेज फॉर्मेशन हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली इमेज फॉर्मेशन ही डिस्कस करने वाले हैं, बट आज हम सिंगल मिरर में नहीं डिस्कस करेंगे, हम मल्टीपल मिरर्स में देखेंगे कि मल्टीपल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, सो लेट्स अभी हम प्लेन मिरर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो इमेज फॉर्मेशन ही है, बट प्लेन मिरर को लेके। सो इट इज इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स। ओके, अभी सिचुएशन क्या है कि प्लेन मिरर में हमने सिंपल मिरर की बात की थी, तो आप लोग पहले याद दिलाया हमें सिंपल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा था। सपोज ये मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बताएं इसका इमेज फॉर्मेशन क्या है। एनीवन? सॉरी सर। सपोज एक मिरर है, ये एक मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, क्या बताया था हमने? behind the mirror at same distance. एट सेम डिस्टेंस। बट हम सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं? एक नॉर्मल लाइन। ओके, ऑब्जेक्ट से इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है। डन? हाँ तो प्लेन मिरर में किसी को कोई डाउट, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में किस तरीके से रहेगा? नहीं सर। हाँ, बिकॉज अगर आप लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि प्लेन मिरर में इमेज सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें जो डिस्कस करना था वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स देखना था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर अगर देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का मतलब ये है कि मल्टीपल मिरर्स हैं। सो लेट से हमने दो मिरर ले लिए हैं और उन दोनों को पैरेलल रखा हुआ है और इनका कुछ नेम दे देते हैं। लेट्स से ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है। ओके, तो बेसिकली हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन दो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में, जिसमें दो प्लेन मिरर्स यूज हुए हैं। ओके, तो प्लेन मिरर्स में देखते हैं, सपोज इन दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस है d, और लेट से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो M1 से लेट से x डिस्टेंस पे है और M2 से लेट से ये y डिस्टेंस पे है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ तक दिया हुआ है। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखना है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह होगा। तो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पैरेलल मिरर्स। सो मिरर हमें पैरेलल है, पैरेलल मिरर्स में देख रहे हैं हम। तो भी सिचुएशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट M1 को दिखेगा और M2 को भी दिखेगा, तो ये दोनों इमेज बनाएंगे, तो मतलब M1 एक इमेज बनाएगा, बट इमेज हमेशा किस लाइन में बनते हैं? परपेंडिकुलर। तो मतलब ये हमने परपेंडिकुलर टू लाइन, मिरर। हाँ, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर एक मिरर पे लाइन लेके रखी हुई है। अभी हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ इतना है तो इतनी हाइट पे यहाँ पर इमेज बनेगा। सो यहाँ पर इसका एक इमेज बनेगा। तो ये कौन सा इमेज है? ये फर्स्ट इमेज है, इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ I1। अच्छा, यहाँ पर भी एक इमेज बनेगा, इस मिरर के पीछे भी, इस मिरर से y डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर इमेज कितनी पे बनेगा? y डिस्टेंस पे वो इमेज बनेगा। ओके, तो y डिस्टेंस पे जो इमेज होगा उसका भी I2 नहीं देंगे, हम I1 डैश लिखेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही फर्स्ट इमेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही फर्स्ट इमेजेस हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज इन मिरर 1 और फर्स्ट इमेज इन मिरर 2। ओके, सर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो करेक्ट है, डिस्टेंस तो आप लोग ये बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। इफ इट इज एट एक्स और ये वाई पे, तो ये वाई पे डिस्टेंस रहेगा। बट ये याद रखना है कि दोनों को ही फर्स्ट इमेज बोलते हैं, क्योंकि
दोनों साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, लाइट की स्पीड से बन रहे हैं, मतलब जैसे स्पीड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो दोनों में नियरली सेम होगा, ये छोटी डिस्टेंसेस का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये ठीक है। Hello, sir. Okay, just wait for a minute. Everyone, just wait for a minute. Okay, yeah. So we discussed this, that this is our first image and this one. Both are like first images. तो हम इन्हें बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इमेज. ओके, फर्स्ट ऑर्डर इमेज मतलब फर्स्ट इमेज दोनों मिरर पे बना. अभी देखो, अभी कॉन्सेप्ट समझो कि यार सपोज ये मिरर है, आप मिरर के पास सामने खड़े हो, तो यार मिरर के अंदर मैंने बोला तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि रियल में मिरर के पीछे बनेगा. ये जो आप अपने आप को देखते हो ये तो इस मिरर में ही है ना, इस मिरर के अंदर आपको फील हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मिरर के पीछे है. तो अगर मिरर के अंदर मतलब मिरर पे ही है तो ये जो पीछे मिरर लगा है इससे आपका इमेज भी तो दिखेगा ना, क्योंकि वो तो मिरर के अंदर ही है ना. Multiple पॉइंट समझ reflections. आया? जो पीछे वाला मिरर है उसे आप देख रहे हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, और जो मिरर के अंदर इमेज बना हुआ है वो भी इमेज तो इसे दिखेगा ना यार, बहुत ही बेसिक सी बात है. हाँ ठीक है. अच्छा, ये हुआ क्यों? लॉजिक तो इसका ये है कि रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर इसके पास भी तो पहुंचेंगी. ठीक है, तो लॉजिक रिफ्लेक्शन है, बट हम उसे बेसिक कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, रेज गई और रिफ्लेक्ट होकर इसके पास गई, तो इसे लग रहा है कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, इस वाले पॉइंट से. ओके, बट हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यार इस मिरर को ये सामने रखा, इस मिरर के अंदर का ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ना. समझ रहे हो, मिरर के अंदर है वो चीज, ऐसा थोड़े ना है कि मिरर के पीछे चली गई है. वो वर्ड यूज करने में हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y1 है ये हमें इस मिरर को दिख रहा होगा ना, m2 को. पॉइंट समझ आया? m2 हाँ को i1 दिख रहा होगा. तो बस यही हम समझाना चाह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि अगर इसे i1 दिख रहा है तो ये i1 का भी एक इमेज बना देगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 2x + y. तो ये i1 का भी एक इमेज बनाएगा, कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा, 2x + y डिस्टेंस पे. समझ आया यार सबको? तो ये बन सर जाएगा क्या हमारे. ये आप शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं लेट ओके जॉइन. ओके, ठीक है ठीक है, फिर से एक बार देखें. देखिए, दो मिरर्स हैं और हमें पता है कि यार एक का अगर मिरर है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर लाइन पे इमेज बनता है. अगर ये x डिस्टेंस पे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, x डिस्टेंस पे. ठीक है, अभी हुआ ये कि हमने मल्टीपल मिरर लिखे, तो पहले तो इनका एक एक इमेज बनेगा i1, और इसको मैंने नेम दे दिया i1 डैश. ओके, दोनों का नेम 1 दिया बिकॉज दोनों फर्स्ट इमेजेस है. अब सिचुएशन ये हुई कि ये जो मिरर के अंदर आप ऐसे बाहर खड़े होते हो तो जो इमेज होता है, सोचो मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो मुझे आप दिख रहे हो, क्या मुझे आपका इमेज भी दिख रहा होता है ना. हाँ ठीक, तो इसका मतलब अगर पीछे एक मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहा होगा मिरर को, इसका जो अंदर इमेज बना सेम डिस्टेंस पे ये भी तो मिरर को दिख रहा होगा ना. हाँ तो इसका मतलब ये मिरर उसका भी इमेज बना देगा. तो इसलिए मैंने देखा कि ये इमेज इस मिरर को लगेगा कि कितनी दूर है, 2x + y पे है, तो ये 2x + y डिस्टेंस पे एक इमेज बना देगा जिसे हम बोलेंगे इमेज नंबर 2, i2 डैश. अब ये i1 है तो इसको m1 को तो दिख रहा होगा ना, ये i1, ये मिरर m1, ये मिरर m2, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है, m1 से हमें चेक करना पड़ेगा. तो m1 के लिए ये डिस्टेंस है 2y + x. ओके, तो अगर ये 2y + x है तो ये मिरर पे 2y + x डिस्टेंस पे एक इमेज बनाएगा. समझ आया सबको ये पॉइंट? हाँ ठीक है, ऐसे यहाँ तक infinite ठीक हुआ. reflections होंगे. ऐसे एग्जैक्टली ऐसे रिफ्लेक्शंस जो होंगे वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या हो जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि अब i2 दिखने लगेगा m2 को.
तो इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट कंसिडर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट, ये होंगे इनफाइनाइट। और आप इसे देख भी सकते हैं, आप किसी मॉल में देखें ट्रायल रूम में, ये सपोज गेट है, तो बहुत सारे ट्रायल रूम में 3 मिरर्स होते हैं। अगर 3 मिरर्स है तो इस मिरर के पीछे तो कोई मिरर नहीं है, इस पे नहीं चेक कर पाओगे। आप इस मिरर पे देखो तो आप देखोगे कि इस मिरर के अंदर आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखेंगे, बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे। और इस मिरर में देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे जो इमेज बन रहा है वो ये मिरर को दिख रहा है, और ये इमेज बना रहा है तो ये फिर से इसको दिख रहा है, और इस तरह चेंज चलता रहता है। और नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाते हैं फिर? इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो सर हाँ, सर अगर हम जैसे M1 जो मिरर 1 है उसको हम ऊपर से कवर करते हैं और मिरर 2 को हम नीचे से कवर करते हैं तो भी इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होगा? हाँ देखिए सिचुएशन, अभी आपने क्या बताया, मिरर M1 को हमने हाफ कवर किया, हाफ हाँ या ऊपर से कवर करने के लिए बोल रहे हैं? कवर करने के लिए पूरा बोल रहे हैं आप या हाफ? सर ऊपर से हाफ, तो मतलब हाफ कवर। ओके, हाफ कवर किया। सोचो हमने इस मिरर को हाफ कवर कर दिया। ओके, ये हमने कवर कर दिया, ये वाले मिरर को, और इस वाले मिरर को हमने फुल रखा है, नीचे से हाफ कर देना है। सर नीचे से हाफ। ठीक है, चलो पहले हम फुल देख लेते हैं। तो सिचुएशन ये मैंने बताई कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रेस दोनों तरफ से जाती हैं, और कोई एक रेस भी गई तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि एक रेस तो हमेशा नॉर्मल वाली होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट इमेजेस बनने वाले हैं। डन? हाँ सर। ठीक है, अब देखो नीचे से कवर कर देते हैं इसे। तो अब अगर मैंने नीचे से कवर किया तो अब प्रॉब्लम समझिए। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके जो अपर रेज हैं वो इसके पास जाएंगे, और जो बॉटम वाली रेज है वो इस तरफ जाएंगे। समझ रहे हो? यस तो सर। हाँ अगर मैंने हाँ ये सर। पोर्शन कवर कर दिया तो बताओ ये वाली रेज कहीं इंटरसेक्ट कर पाएंगी क्या फिर? नाइस। नहीं नहीं। तो कोई भी इमेज बनेगा क्या? नहीं। नहीं नहीं बनेगा। तो कैसे समझ आया? पॉइंट समझ आया दोनों केसेस में? हाँ अच्छा, सर। पर सर लेट्स से, इमेज बनेगा बट वो एक दूसरे मिरर को वो इमेज ऑब्जर्व नहीं कर एक, पाएगा मतलब। हाँ एक एक इमेज बनेगा। एक इमेज इसका यहाँ पर बनेगा और एक इमेज इसका यहाँ पे बनेगा, फिर वो दूसरे पे नहीं बनेगा। सर ठीक मतलब है, रिफ्लेक्टेड लाइट दूसरे मिरर रिफ्लेक्टेड पर नहीं लाइट का गिरेगा। यूज नहीं हो पाएगा वहां पर, सिर्फ डायरेक्ट वाली लाइट का होगा। तो चाहिए तो ये केसेस बना देते हैं। ठीक है, ये केसेस यहाँ पर रख देते हैं। सपोज ये M1 है और ये M2 है और ये कवर्ड है। ओके, तो ये कवरिंग है, तो इसका मतलब इसका एक इमेज बनेगा I1 यहाँ पर, और इसका एक इमेज बनेगा I2 यहाँ पर, I1 डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो बस दो ही इमेज बनेंगे। अच्छा, अभी देखें क्या फर्क होगा, व्हाट विल बी द चेंज ऑफ क्वालिटी। बताएं क्वालिटी का क्या चेंज आएगा अगर मैं मतलब सेम सिनेरियो इनफाइनाइट रेस बनवा रहा हूं तो क्वालिटी का चेंज क्या होगा दोनों में? मतलब क्वालिटी इस फिगर मतलब में क्वालिटी का क्या फर्क पड़ेगा? इमेज ब्लर होगा। इमेज ब्लर होगा मींस, थोड़ा सा ब्लर वर्ड अभी सही नहीं है, मतलब ब्लर का मीनिंग डिफरेंट होता है। एग्जैक्ट वर्ड? इंटेंसिटी कम होगा। इंटेंसिटी, वेरी गुड, इंटेंसिटी कम होगा, ब्राइटनेस कम होगा। तो रीजन क्या हुआ, क्यों ब्राइटनेस कम हो गया? रेज मीट नहीं क्योंकि कर। हमने रेस कम कर दी मिलने वाली। रेज का अमाउंट कम हो गया। ओके हाँ। ठीक है, रेज का अमाउंट कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज ही तो है ना कि कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट ब्राइट दिखने वाला है। क्लियर? सो इनफाइनाइट इमेजेस होंगे, देखिए इनफाइनाइट इमेज होंगे या नहीं इस केस में? पॉइंट समझ आया यहाँ पे हाँ कि हाँ इसके अंदर जो भी इमेज होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, फिर इससे जो रिफ्लेक्शन आएगा वापस आएगा, तो इसके हाफ पोर्शन के थ्रू तो इमेजेस पूरे बनते ही रहेंगे। सो इनफाइनाइट इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट इमेजेस, बट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी?
विल बी हाफ। अच्छा, जो इस पे फर्स्ट इमेज बनेगा उसकी हाफ इंटेंसिटी होगी, इस पे फर्स्ट इमेज की हाफ होगी क्या? नहीं, नहीं सर। हाँ फर्स्ट अच्छा, इमेज की वो फुल होगी। आपने कवर नहीं किया। हाँ, कवर नहीं किया इसे। और हाँ, फिर उसके full। बाद जो रिफ्लेक्ट होके इसके पास पहुंचेगा, ठीक, तो वो सारा नेक्स्ट टाइम से हाफ होने लग जाएगा। सर मुझे नहीं समझ में। मतलब ये वाला समझ आया? हाँ सर, फर्स्ट सिनेरियो समझ में आया। इसके बाद जब मैंने इमेजेस बनाए यहाँ पर, तो इमेजेस क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पॉइंट यहाँ पर ये है, देखें फिर से बना देते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये रेज गई, बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आएंगी। लेट्स से मैंने 2 रेज ले ली, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आएंगी। समझ आया? हाँ सर। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इनका जो इमेज है इसे फील होगा कि यहाँ पर एक इमेज है, बिकॉज द रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, हाँ सर। ठीक है। अब इस वाले मिरर को क्या लगेगा कि द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, हाँ क्लियर। सर। अब इस वाले को फिर लगेगा द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट समवेयर, हाँ ठीक। तो इसका मतलब इनका तो चलता रह रहा है ना पूरा सिनेरियो। हाँ प्रॉब्लम ये है, द सेम पैटर्न हैपेंस फ्रॉम द अपर साइड, बट अपर साइड से होगा क्या, रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ, ये तो एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो जो इधर की लाइट के वजह से ये इमेज की इंटेंसिटी थी वो कम हो गई ना, ओके। हाँ 50% हो मतलब गई रिफ्लेक्ट ही इंटेंसिटी, नहीं होगा, उस रिफ्लेक्ट पॉइंट ही पर नहीं जो होगा, लाइंस है वो हाफ हो जाएंगी। हाफ आएंगी। ओके। तो नंबर ऑफ लाइंस एट दैट पॉइंट वो हाफ हो जा रही है, इसलिए उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ। सो यहाँ पे भी लिखता हूँ द इंटेंसिटी of images will be half। और इंटेंसिटी का मतलब ये है ब्राइटनेस, ज्यादा ब्राइट नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये अभी ओके है। अच्छा, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस, ओके। तो यहाँ पर चलो डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस, बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस। बताएं कितनी डिस्टेंस है, अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस के बीच की, देख के बताएं, चलें इस फिगर से बताएं दोनों फर्स्ट ऑर्डर के बीच की इमेजेस की डिस्टेंस कितनी है। ये y है, ये x है, ये x है, 2x प्लस y है, 2x 2y। plus y, 2x plus 2y, हाँ okay, so I'll write 2x plus 2y. In a 2D। better one, I can say, I can just write 2d। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके गुड। मतलब d सेकंड is ऑर्डर, distance between mirrors, right? या सेकंड ऑर्डर इमेजेस का देख लेते हैं। बताएं सेकंड ऑर्डर इमेजेस के बीच की डिस्टेंस, i2 और i2 डैश के बीच की डिस्टेंस देखें। ये 2x plus y है, ये 2y plus x है, और बीच की कितनी है, x plus y है। तो देखो कितनी हुई, 2x plus y, 2y plus x, 4x और plus प्लस y। x 4x plus y, plus 4। 4x 4D। plus 4y। ओके, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर समझ में आ गया आप लोग को, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, 4x plus 4y, तो कितना हो जाएगा 4d। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछूं nth ऑर्डर के बीच में कितना होगा, nd। टू अरे एंड 2d। हाँ ठीक है, 2nd। कितना होगा 2nd। डन। तो इसे थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेता है। तो बताओ यार, प्लेन मिरर में कोई डाउट, पैरेलल मिरर में? नहीं सर, नहीं सर। हाँ ओके सर। गुड गुड। अब हम देख लेते हैं इंक्लाइंड मिरर। चले, इंक्लाइंड मिरर से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, फिर हम बाकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2 मिरर्स मैं ले लेता हूँ, प्लेन मिरर है, सॉरी इंक्लाइंड है, किस एंगल पर है, लेट्स से 90 डिग्री। 90 डिग्री सबसे इजी है, उसके बाद बाकी सारे हम उसके बेस पे डिस्कस करेंगे। ये समझ आया सबको, M1 M2 दो हो गए, और लेट्स से ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट,
सर इसमें 3 इमेजेस फॉर्म होता है ना? हाँ, देख लेते हैं हम पहले ऑब्जेक्ट। अब बताओ इमेजेस कैसे बनाते हैं हम तुरंत परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन में जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे एक इमेज बना देंगे। तो ये समझ आया फर्स्ट इमेज, हाँ सर। ठीक है। सेम चीज फिर से इस वाले मिरर पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये जितनी भी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पर एक इमेज बना देंगे। कोई डाउट किसी को इसमें I1 I2 में? ठीक है, अच्छा अभी समझे, अभी देखें अभी क्या हो रहा होगा। ये जो इमेज है ये इस मिरर को दिख रहा होगा या नहीं, बताओ। M2 को दिख रहा होगा। I1 दिख रहा होगा ना, I1 तो इस मिरर के अंदर है, ठीक है। अच्छा दूसरा एक तरीका मैंने बताया था कैसे चेक करना, जो प्लेन ऑफ मिरर है, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर M2, तो M2 का जो प्लेन है ये तो उसके इस तरफ है ना, तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका इमेज बनेगा। समझ आया ना, बताया था फील्ड ऑफ व्यू में हाँ सर। कैसे बनेगा। वही जितनी हाइट पे ये है उतनी हाइट पे यहाँ पर वो इमेज बना देंगे हम। तो यहाँ पर आ गया वो इमेज कौन सा, I3। I3 इज इमेज ऑफ व्हाट, इमेज ऑफ 1। डन। अच्छा फिर सर देखें, लेकिन वो I1 के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होगा ना? हाँ I1 नहीं देख पाएगा खुद को, बट बनेगा ना। ऑब्जेक्ट इमेज तो देख बनेगा पाएगा ना। ना? हाँ हम टोटल इमेजेस देखना चाहते हैं, ओके। अभी देखें सर और ये I3 को ऑब्जेक्ट देख पाएगा ना? I3 को ऑब्जेक्ट देख पाएगा, हाँ बिल्कुल देख पाएगा, ओके सर। ठीक है। तो अभी देखें M1 का प्लेन देखें, तो M1 का प्लेन होगा ये, तो M1 काउंट करेगा कि ये जितनी हाइट पे I2 है उतनी हाइट पे क्या बना दे, एक अलग इमेज बना दे। बट आप ज्योमेट्रिकली देखोगे तो आप देखोगे कि Same यहाँ पर point. दो इमेजेस बने, I3 बना, I3 किसका है इमेज, I1 का इमेज है, और यहाँ पर एक और इमेज बन रहा है I4, वो किसका इमेज है, I2 का। I2 का इमेज है। तो I3 और I4 ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर मैं देखूं तो 4 इमेजेस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि हाँ। क्या अब I जैसे I1 का इमेज बना I3 और I2 का बना I4, क्या I4 दिखेगा क्या इस मिरर को, नहीं, अब तो ये मिरर के पीछे है I4, हाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा। और इस मिरर को दिखेगा क्या I3 जो I1 का इमेज बना, नहीं दिखेगा नहीं क्योंकि दिखेगा सर। पीछे है, तो नहीं दिखने वाला। तो इसका मतलब ये कि इमेजेस तो 4 बने, बट सर देखो I3 दिखेगा 4 ना। सेम पॉइंट पर बने। तो जब दो इमेज बिल्कुल सेम पॉइंट पर होंगे तो आपको दो दिखेंगे ही नहीं, आपको तो क्या दिखेगा, ओनली 1। तो इसका मतलब ये होगा I3 and I4 are considered as one image। सर बट या मिरर 1 को तो I3 दिखेगा ना। मिरर 1 को I3 नहीं दिखेगा भाई, मिरर 1 के फ्रेम के पीछे चला गया वो, देखो अरे भाई मिरर 1 ये है, I3 यहाँ कहीं पे है, दिखेगा क्या, नहीं। नहीं दिखेगा ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, सर एक बार ये थोड़ा फिर से समझाना, वो I3 से स्टार्ट ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 3। अब देखें, देखो अलग अलग देख लेते हैं। पहले देखें ये मिरर, अच्छे से देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज बना I1, डन। अब बताओ हमें पहले इस मिरर पे देखना है, तो ये मिरर ने बनाया एक I1, अब इस मिरर ने इसका एक इमेज बनाया क्या, I2। अब देखो ये जो मिरर 1 है ये I2 इसके फ्रेम के ऊपर है, तो ये इसका एक इमेज बना देगा ना यहाँ पर I3। कोई डाउट इसमें, नहीं। दो। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का इसने खुद I1 बनाया,
बट इस मिरर के अंदर जो I2 बचा वो तो इसके फ्रेम के ऊपर है, तो इसने I3 बना दिया। अगर ये बात थी तो इस मिरर M2 के फ्रेम के ऊपर तो ये I1 था ना, तो इसने I1 का भी एक इमेज बना दिया I4, और वो दोनों सेम पॉइंट पर बन गए, इसलिए क्या हुए, हम उनको दो नहीं काउंट कर सकते, एक ही कर सकते हैं। मतलब सर ओके मिरर 1 I2 का इमेज बनाएगा और मिरर 2 I1 का इमेज बनाएगा। हाँ, एक सेकेंड मैं एक फिगर से दिखा देता हूँ तो आपको और बेटर समझ आए कि ऑब्जेक्ट को फील कैसे आने वाला है, दिखेगा कैसे। समझ आया, ये दो मेरा 90 डिग्री के हैं, अभी फील हुए क्या कैसा दिखने वाला है रियल में अगर दो मिरर्स 90 डिग्री हैं। हाँ सर। दिखा सबको? ये वाला जो है ये इसका इमेज इस मिरर ने देखा, समझे, इस इमेज को इस मिरर ने देखा, तो इस मिरर ने अपने फ्रेम के परपेंडिकुलर लाइन पर बना दिया इसे, ठीक है, और इस इमेज को इस मिरर ने देखा तो इसने भी अपने फ्रेम के परपेंडिकुलर बना दिया, और दोनों कहाँ हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर बिकॉज ये फोटो ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा पीछे ली गई है, अगर आप ऐसे साइड करके देखो तो जितनी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको ये भी फील हो रहा होगा इन दोनों के जंक्शन से। ज्यादा क्लियर नहीं पता चला क्योंकि ये साइड से ली गई है, बट आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा फील हो रहा है आपको यहाँ पर कि देखो हाँ कॉर्नर से ये दूर है, और सर ये भी यहाँ की हाइट से पता चल रहा है कि ये भी दूर रखा हुआ है ऐसे। ओके, क्लियर समझ आया सबको 90 डिग्री का? सर वो जो इमेज होगा उसकी ब्राइटनेस डबल हो जाएगी फिर। नहीं बेटा, डबल नहीं होगी, डबल नहीं होगी, नंबर ऑफ रेज जो है वो बन तो इस इमेज के रिफ्लेक्शन से ही बन रहे हैं ना, तो डबल नहीं होगा किसी उसमें। सर पर सर मतलब दो इमेजेस कोइंसाइड कर रहे हैं ना। हाँ, बट पॉइंट यहाँ पर ये दो इमेजेस एक्चुअली दो सेम पॉइंट पर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा आ रही है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। अगर आप यहाँ से रिफ्लेक्शंस देखोगे, यहाँ से लेट से रिफ्लेक्शंस जो जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो रिफ्लेक्शंस है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर वाले को फील आएगा कि ये दोनों रिफ्लेक्शंस यहाँ से आते हुए फील हो रहे हैं, ठीक है, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि इन दोनों की लाइट रेज कोइंसाइड कर रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि लाइट रेज कोइंसाइड करके एकदम ब्राइटनेस बढ़ा दे वहां पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें समझ आया 3 कैसे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रूल बना लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करने के लिए, रूल बना लेते हैं। देखिए रूल क्या है, अगर दो मिरर्स किसी थीटा एंगल पर हैं, ठीक है, समझे, इसे एज अ रूल हम ट्रीट करेंगे। अगर दो मिरर्स किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं और ये उनका एंगल बाइसेक्टर है, कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कितने इमेजेस बनेंगे ये कैसे डिसाइड करते हैं वो देखें। देखिए हम एक चीज फाइंड करते हैं पहले, n, कैलकुलेट n, ओके, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, तो जो भी थीटा होता है वो हम डिवाइड करते हैं, ये याद रखना, वेयर थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 के लिए फिर 180 के लिए अलग फिर की एक ही मिरर सिचुएशन हो हो जाएगा। जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, पॉसिबल है 180 से ज्यादा, ऐसा है ना, देखो 180 से ज्यादा एंगल, हाँ ठीक है, तो और पॉसिबल है, सर बट वो इससे इस जुगाड़ से नहीं काम बनेगा, उसके लिए हमें अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो केस सर सिर्फ कब के लिए है? उसमें एक मिरर की लाइट दूसरे मिरर में गिरेगी, मतलब दूसरे मिरर पर फॉल ही नहीं करेगी ना। नहीं, थीटा पे डिपेंड करेगा और लाइट पे डिपेंड करेगा। अभी हमने कल ही प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना, व्हाट विल बी द केस व्हेन द रेज इज गोइंग टू रिटर्न, अगर उससे ज्यादा अगर ये फ्लैट हो गया हाँ तो रे फिर इधर आ जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट हाँ करेगी, वो फर्स्ट लेक्चर में देखा डिस्कस था ना, हाँ वही। तो इस तरीके से वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं वहां पे। देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे n, ओके, देन मेक इट
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या होता है देखें, मतलब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इफ n इज इक्वल टू आ रहा है लेट्स से 2, 3, 5.3, 5.9, 6.2, 6.8 ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो देन n क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो सबसे पॉसिबल इंटीजर है उस वैल्यू में। मतलब क्या, 2 तो इंटीजर है 2 ही रहेगा, 3 क्या रहेगा 3 रहेगा, 5.3 क्या बन जाएगा 5 5 बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा हुआ। 5.9 क्या बन जाएगा 6 6 नहीं बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि नियरेस्ट नहीं ढूंढना है, इसमें इस नंबर में जो भी मैक्सिमम इंटीजर है वो, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, समझा। तो इसका मतलब 6.2 को तो पता ही है क्या ही लिखेंगे 6 ही लिखेंगे, 6, लेकिन 7.8 को क्या लिखेंगे 7. 7। समझ आया सबको, कोई डाउट? नो सर। ओके गुड। तो मैंने इसलिए हाईलाइट करके रखा है जिससे आप कभी भी रीड करो नोट्स तो ध्यान जाए कि किस चीज में केयरफुल रहना। अच्छा एन आ गया। अब देखो एन के क्या चांसेस हैं, ये ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, 2 चांसेस हैं। हाँ सर. ठीक है, पहले तो पॉइंट में आएगा तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिर 2 चांसेस हैं एन के, एन इवन हो सकता है और एन ऑड हो सकता है। क्लियर? सर वो फॉर्मूला 360/θ -1 होता है ना, क्या? वो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ अरे ठीक है, देखें अभी समझा रहे हैं जो हम सुने। तो एन जो है वो इवन हो सकता है या फिर एन ऑड हो सकता है। डन। अच्छा अभी देखें, अगर एन इवन होगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो अगर एन इवन है तो एक अच्छी बात है, पोजीशन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट मैटर। और कभी भी एन अगर इवन आ गया देन नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कैसे रहेंगे, एक कम रहेंगे। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे रहेंगे हमेशा n-1 रहेंगे। तो कभी भी n अगर इवन नंबर आ गया तो फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो। तो आपने देखा जब मैंने 90 डिग्री पे 2 मिरर्स रखे थे तो मैंने ऑब्जेक्ट को जानबूझ के सिमेट्रिक नहीं रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा था, देखा है आपने। तो आप कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, लोकेशन से कोई टेंशन नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा आएंगे 1 लेस। मतलब 360 बाई हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री का डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। और इसका मतलब n अगर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे 1 लेस हो जाएंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 3। इसका मतलब ये कि 1 लेस क्यों होता है, अब आपको रीजन समझ आया व्हाई दिस 1 लेस हैपेंस। रीजन क्या है, हाँ, सर क्योंकि 2 दोनों एक ही इमेज पॉइंट पे कोइंसाइड कर देते हैं. ओवरलैप होंगे। तो बहुत सारे बुक्स में ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है तो पता ही नहीं होता कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट आई गेस नाउ यू नो द रीजन। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं एन अगर ऑड है, तो एन अगर ऑड है तो फिर उसमें भी 2 केसेस हैं। एन अगर ऑड है तो उसमें 2 केसेस हैं, लोकेशन का फर्क पड़ता है। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली, so if object is kept symmetric, मतलब सर उसके बाइसेक्टर पर है. बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो मैं इसे ब्रैकेट पे कर देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब है एट एंगल बाइसेक्टर, सिमेट्रिक का मतलब है एट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा एट एंगल बाइसेक्टर, बट इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस। तो एंगल बाइसेक्टर पे तो सिमेट्री की वजह से इवन वैल्यू ऑड आ गई है, फिर भी बिकॉज ऑफ सिमेट्री नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, एक कम हो जाता है। तो अभी भी आंसर क्या आता है n-1 आता है। बट इफ ऑब्जेक्ट इज kept
अनसिमेट्रिक और एसिमेट्रिकली रखा हुआ है एनीवेयर एक्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर, तो क्या होगा? n हाँ, सो इसका मतलब उस सिचुएशन में n एक कम हो जाता है, ओके, सॉरी n रहता है, सो नंबर ऑफ इमेजेस इन दैट केस n होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग कुछ भी अब पॉसिबल नहीं होती है, सो नंबर ऑफ इमेजेस n रहता है। तो ये एक केस है जिसमें n रहता है, बाकी सारे केसेस में क्या हो जाते हैं? n-1। ठीक है, तो बाकी सारे केसेस ऐसे लर्न नहीं करना कि बाकी सारे केसेस में, थोड़ा फील के साथ याद रखना है कि ओवरलैपिंग हो जाती है, अगर वो इवन है या फिर ऑड है, बट स्टिल क्या है, इमेजेस अगर एक उसमें कम है। डन, सिमेट्रिक पे रखा हुआ है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और उसके बेस्ड पे हम लोग नंबर ऑफ इमेज, कोई भी आंसर बताएगा नहीं, आई आस्क टू सम स्टूडेंट्स, ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर कुछ स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, टिल देन आप लोग खुद से सॉल्व करके आंसर अपना रखेंगे। सर आंसर चैट बॉक्स कर रहे हैं। नहीं, चैट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट पूछ लूँगा कुछ स्टूडेंट से, क्लियर कर लेंगे। सर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की इमेज कोइंसाइड हो गई, ए और बी की? हाँ, वो मतलब डिपेंड करेगा ए और बी के सिचुएशन सर हम से। वो कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हाँ, मतलब फिर वो बता नहीं सकते, वो अलग चीज़ दिखेगी। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और वो ओवरलैप करेंगे तो आपका को वो मिक्स स्ट्रक्चर दिखेगा ना, हाँ, तो वहाँ पे तो हम बोल ही सकते हैं कि ठीक है, इमेजेस हैं यहाँ पर। नहीं सर, लेकिन तभी भी हाँ, अगर एक ही एक्सेस में नहीं होंगी एंगल से, अगर और अगर वो एक ही एंगल पे नहीं है तो फिर वो
अगर सिमेट्रिक है तो मे भी ऐसा हो सकता है, लाइक सपोज एक सर्किल है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 6 इमेजेस बन रहे हैं इस सर्किल पे, मतलब वो इमेजेस हैं, एक सर्किल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने रखा है, वो यहाँ पर रखा है, ठीक, तो सेम ही मिरर में उसके इमेज अलग ही होंगे ना हमेशा, तो कभी भी कोइंसाइड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर यही दो मिरर हैं और यहाँ पर ए अलग रखा है, बी अलग रखा है, तो फिर ए और बी के इमेज कभी भी कोइंसाइड कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ए का अपना एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जहाँ पे इमेजेस बनेंगे, बी का अपना एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जहाँ पे इमेजेस बन रहे होंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फिर। यहाँ पे बात करें थीटा 90 डिग्री है, तो एन कितना हो जाएगा 360 बाई 90 डिग्री, कितना आ गया 4 आ गया, मतलब चेक करना है इवन है, इवन है तो क्या लोकेशन का फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, नो इफेक्ट ऑफ लोकेशन, तो सो ये नो मेरे इफेक्ट ऑफ लोकेशन, इसका मतलब लोकेशन का कोई फर्क नहीं है, तो दोनों के इमेज कितने बनेंगे, इमेज ऑफ ए सेम, ठीक है, इमेज ऑफ ए कितने 4 माइनस 1 3, और इमेज ऑफ बी भी कितने बनेंगे सेम, कितने 4 माइनस 1, okay, so similar images will be there of 4 and for this one also, okay. $45, so यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 360 by 45 which is 8 आ जाएगा, वो भी इवन है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेम चीजें तो बार बार क्यों लिखूंगा, और वो थीटा नहीं एन, या ये एन है, तो इमेजेस ऑफ ए कितने हो जाएंगे 7, 7 8 माइनस 1 7, और इमेजेस ऑफ बी भी हो जाएंगे 7, ओके। ये देखे थीटा कितना है 72 है, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 72 5, तो ये कैसा है ऑड है, अगर ऑड है तो लोकेशन का इफेक्ट आएगा, क्लियर, तो लोकेशन का इफेक्ट आएगा, तो इमेज ऑफ ए वो कितना होगा, वो बाइसेक्टर पर, तो वो n-1 होगा, मतलब 5 माइनस 1 कितना होगा 4, क्यों, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर पे है, अच्छा, और इमेज ऑफ बी कितना हो जाएगा 5 ही रहेंगे, ठीक है, गुड। नेक्स्ट 120 के लिए N3 होगा, N3 होगा, हाँ, तो आई गेस अभी समझ आ गया आपको, कितना हो I2 हाँ, के लिए ए सिमेट्रिक पे रखा है तो वो 3 माइनस 1 होगा, 2 इमेजेस आएंगे, जबकि आई बी के कितने आएंगे 3 3, तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोग को कि यार मतलब थ्रू ही इमेजेस क्यों बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना, कोइंसाइड है, तो फील करा देते हैं कि देखें 120 डिग्री पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक, देखिएगा मैंने यहाँ पर एक इमेज लिया, तो इस M1 के अंदर इसका एक इमेज बनेगा सेम हाइट पे, हाँ डन, M2 के अंदर एक बनेगा सेम डिस्टेंस पे, क्लियर। अब बताओ क्या M2 को I1 दिख रहा होगा, हाँ सर, नहीं नहीं अरे यार नहीं, नहीं दिख रहा होगा, हाँ नहीं दिखेगा सर, इसका प्लेन ये होगा ना फिर तो नहीं दिख रहा होगा, ओके गुड, ये हुआ इसका प्लेन, नहीं दिख रहा होगा, बट M1 को दिख रहा होगा क्या ये I2, हाँ ये दिख रहा होगा, तो M1 को ये I2 दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये इसका एक और इमेज बना देगा, समझ आया, तो यहाँ पर जितनी हाइट पर है ये उतनी हाइट पर एक I3 बना देगा, क्लियर हुआ सबको यार 3 इमेजेस, हाँ सर। डन। हाँ अच्छा अब दूसरा ट्राई कर लेते हैं, सर I1 बिहाइंड द मिरर हो जाएगा ना, इसलिए नहीं हाँ दिखेगा, एग्जैक्टली, एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी हाइट देगा आपको कि वो बिहाइंड द मिरर पहुंच जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लूंगा तो ये हाइट एग्जैक्ट इतनी देगा कि ये इस मिरर के पीछे पहुंचेगा
मतलब ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर पे इतनी हाइट देगा कि ये भी बिहाइंड द मिरर पहुंचेगा। समझ आया? हाँ सर। तो ये रीजन हो जाएगा कि फिर दो ही इमेजेस बनेंगे। तो क्या यहाँ पर कोइंसाइड रीजन है क्या? नहीं, एक इमेज नहीं, बनने ही नहीं वाली। एक ही इमेज बनी नहीं रही है, दो ही इमेज बन रही हैं, उसके बाद मिरर्स तक रिफ्लेक्शन पहुंचेगा ही नहीं। क्लियर? अच्छा, अगर थीटा 180 से ज्यादा है तो देखें, डन, फॉर थीटा 180 डिग्री। इसमें क्या है, इसमें आपको देख के बताना पड़ेगा यार, इसमें कोई मतलब ऐसा वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, देख के बस बताना पड़ेगा। तो आई गेस यार अभी तो आप लोग काफी कॉमन सेंस आ गया है यार आप लोग को। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, चलो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट ए है और सेम क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट बी के साथ। क्या दोनों में इवन और ये कुछ बदलेगा क्या? नहीं, दोनों सर सेम वो ही एक बनेगा। की थोड़ी पोजीशन रुके, देखें समझ ये भी नहीं है। आई। चले अब देखें क्या फर्क आने वाला है दोनों फिगर में। क्या अच्छी बात होने वाली है कि अगर आप देखो, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन से आपको समझना पड़ेगा। क्या ए मिरर टू को दिखेगा क्या? हाँ तो सर दिखेगा। अरे यार, मिरर टू को दिखेगा क्या? हाँ नहीं सर, दिख हाँ अरे मतलब दिखेगा नहीं, अच्छा, बट सॉरी उसकी सॉरी इमेज सॉरी, माय बनेगी। मिस्टेक। या दिखेगा, हाँ इस मिरर टू को दिखेगा। मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस फिगर। इस फिगर में क्या होगा, मिरर टू को बी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नहीं। तो नहीं। ये यहाँ पर बात है कि मिरर वन पे तो एक इमेज आ जाएगा, मिरर टू पे इमेज आएगा क्या? नहीं। सो आई वन इन मिरर वन और नो इमेज इन मिरर टू। समझ आया? इन मिरर टू, जबकि इस केस में क्या होगा, दोनों में एक एक बनेगा। उसके बाद तो देखें, सो आई वन इन मिरर वन वन एंड आई टू इन मिरर टू। अभी देखिएगा, अभी एक चीज और बहुत ही अच्छी पता चलेगी क्यों इसको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा, ये हो गया आई टू, ठीक, और यहाँ पर एक इमेज बनेगा, ये क्या होगा, हाँ सर, फिर I2 फिर आई से वन। मिरर को तो दिखेगा। आई टू का फिर से इमेज बनना चाहिए मेरे किस में, मिरर वन में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मिरर वन will form one image of I1। अब जरा देखो, क्या लॉजिकली मतलब क्या फील आ रहा है कि मिरर वन में मिरर टू पे जो चीज बन गई है, क्या मिरर वन को दिखने वाली है? वो लग रहा है क्या आपको? नहीं। नहीं दिखेगी। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, बट लॉजिकली M1 कभी उसे देख ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने बताया हुआ था कि वो सारे केसेस कब रहते हैं, 180 से कम के लिए। जब इस मिरर के अंदर जो मैं इमेज बना रहा हूँ वो मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन लॉजिकली जो है रिफ्लेक्शन इसको दिखेगा, इस तक पहुंचेगा वो, ये रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो आप? लेकिन 180 से ज्यादा के लिए आपको मैथमेटिकली लगेगा कि इसका इमेज बनना चाहिए, बट क्या बनना चाहिए क्या? सर आप रिपीट कर सकते हैं पॉइंट? ओके, मैं ये कह रहा हूं जब मिरर 180 से कम थे, ये ऑब्जेक्ट था, इसका एक इमेज बना, तो आप इमेज बनने का मतलब ये कि ये लाइट गई और रिफ्लेक्ट होकर इसके पास गई, ठीक है, और इस मिरर को लग रहा है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो इसने फिर से इसका इमेज बना दिया। समझ आया? हाँ 180 से कम के लिए मैंने ये कॉमन फीलिंग वाली बात बताई थी ना, जो चीज कहीं पे लिख के भी नहीं होती है, कि ये इमेज इस मिरर के अंदर बना है, हाँ, बिहाइंड द मिरर। तो इस वाले को दिखेगा, इस वाले को दिख रहा हाँ होगा कि इस मिरर में क्या है। अब हाँ सर। बताओ, इस मिरर को 180 के बाद दिख रहा होगा क्या कि इस मिरर के अंदर क्या है? नहीं नहीं। नहीं दिख रहा होगा। समझ आया? मतलब ये बट मिरर कभी भी इस मिरर मिरर टू के को तो अंदर दिखेगा इमेज ना। को नहीं बना सकता, या फिर इस मिरर को ये दिख रहा होगा क्या? नहीं। तो इसके इमेज को ये भी कभी इमेज नहीं बना सकता। मतलब 180 के लिए आंसर
हमेशा 2 या 2 से कम ही होगा। पर सर ज्योमेट्रिकली तो आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि हाँ ये सर, एक्चुअल में वो दिखेगा। इंटरप्रिटेशन है कि इमेज कहाँ दिखेगा। रियल इट इज लाइक कि ठीक है, ये वॉल है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज इसका बन गया। अब इधर खड़े हुए पर्सन को दिखेगा क्या इमेज? नहीं दिखेगा भाई, वॉल है। अब आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दो, नहीं सर दिस इज द एक्सिस ऑफ लाइन एंड एज दिस इज अ रेज देयर इज अ डिस्टेंस। हाँ सर दिखेगा। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बुक पे ये केस होता ही नहीं है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, किसी भी बुक में नहीं होता है। मैं आपको फील करके प्रॉपर समझा रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्रिकली ऐसा लग रहा है कि I2 दिखने वाला है M1 को, बट मैंने अभी बताया ना यार, I2 किसके अंदर का इमेज है? M1 के अंदर है, हाँ, M2 के अंदर हुआ है। ठीक है, I2 आप तभी देख सकते हो जब आप यहाँ कहीं पे हो, इसकी फील्ड ऑफ व्यू में, M1 M2 के पूरे फ्रेम में यहाँ कहीं हो, तब आप देख पाओगे उस I2 को। समझ आया? हाँ सर, मतलब rays from M2 will never fall on M1। व्हाट? मतलब एक मिरर की जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज है वो दूसरे मिरर पर गिरेंगे ही नहीं। हाँ वही बता रहा हूँ कि जब तक वो उस मिरर के फ्रंट पे नहीं है तब तक कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इस मिरर के प्लेन के सामने ही पॉसिबल है सारे रिफ्लेक्शंस, यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, तो I2 आपको ज्योमेट्रिकली देखने में ऐसा लग रहा है कि M1 में भी इमेज बनेगा, बट M1 में इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट M1 पे नहीं आएगी। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? रॉन्ग है। There will be no सर, light. यानी अगर थीटा 180 से ज्यादा होगा तो फिर मैक्सिमम 2 इमेजेस बन सकते मैक्सिमम 2 इमेजेस बन सकते हैं। ओके, यस। यहाँ पे हम लिख भी देंगे, चलो लिख देते हैं मैक्स ओके। ठीक है, सो M2 की कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट M1 पे नहीं पहुंचेगी, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि उसे वो इमेज दिखे। डन, पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। ओके चलो। तो मुझे लग रहा है 2 मिरर्स का केस आई गेस काफी क्लियर कर दिया हमने। किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार। ओके, तो ये मिरर का हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है ये वाला पार्ट प्लेन मिरर का। अब हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ओके, स्फेरिकल मिरर्स। देखिए यार, स्फेरिकल मिरर्स क्या चीज़ है? प्लेन मिरर तो सिंपल सा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ग्लास की एक शीट है, ये ग्लास का एक स्लैब है, बहुत ही थिन स्लैब, जिस पे हमने क्या किया हुआ है, एक तरफ कोटिंग कर दी हुई है, तो इस रिफ्लेक्टिंग कोटिंग कर दी है। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है। अगर मैं ग्लास का शेल ले लूँ, तो ये ग्लास का है, ठीक है, सो इसका थिकनेस जो है वो ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये क्या है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और शेल ऑफ ग्लास। शेल का मतलब ये हॉलो स्फीयर। अच्छा, इसको अगर हम कट कर दें, इसके हम कोई एक पीसेस कट कर दें, लाइक अगर कोई सा भी रैंडम पीस कट कर दें, यहाँ से कट कर दें या फिर यहाँ से कट कर दें, कोई सा भी पीस जो भी आपका मन करे, कैसे भी इसे कट कर दें, तो कुछ भी हो, ये है तो एक आर्क ना, मतलब इसकी रेडियस तो रहेगी ही। हाँ आप समझ रहे हैं, इसकी रेडियस तो रहेगी। तो ये जो भी आर्क है उसकी जो सेंटर रेडियस है उसके रेफरेंस पे हम इस आर्क को कभी भी ऐसा स्ट्रेट लिख सकते हैं। इवन मैंने आर्क यहाँ से कट किया है, बट उसको मैं ड्रॉ तो इस तरीके से कर ही सकता हूँ ना, हाँ क्योंकि ये उस सर्किल का पार्ट है।
तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ड्राइंग है ये कट कहीं से भी कर दें बट रहेगा वो उस सर्किल का ही पार्ट। अच्छा, तो इस आर्क का कुछ एंगल है, लेट्स से ये 70 डिग्री कट किया, तो इसका एक मिडिल पॉइंट भी होगा 35 डिग्री का। तो उस मिडिल पॉइंट को हम अगर ड्रॉ कर देते हैं, चलिए अच्छा उसे नेक्स्ट फिगर में डिस्कस करते हैं। पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि अभी तो रेज जाएगी तो निकल जाएगी ना, ये ग्लास है, रिफ्लेक्टिंग तो हुआ ही नहीं, तो रिफ्लेक्टिंग के लिए हमें पॉलिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लेट्स से पॉलिश कर दिया हुआ है, इनसाइड पॉलिश। कहाँ पर किया हुआ है? इनसाइड पॉलिश। अगर इनसाइड पॉलिश किया तो रिफ्लेक्टिंग कहाँ से होगा? आउटसाइड। आउटसाइड, बिल्कुल दिख ही रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटसाइड वाला। सो जो आउटसाइड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज आउटसाइड कर्व। ये जो आउटसाइड कर्व है ये वाला, इस टाइप के कर्व को अगर हम सपोज हम ऐसे जा रहे हैं और हमें कुछ ऐसा कर्व मिल जाए रिफ्लेक्ट होने के लिए, इस टाइप का फेस, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो बेसिकली ये मिरर बन जाता है, और ये किस टाइप का मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। क्यों? क्योंकि एक स्फेरिकल हॉलो शेल से कट किया हुआ है, और इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। कब? जब हमने इनसाइड पॉलिश किया और आउटसाइड से हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन सोचो कभी हमने आउटसाइड कर दिया हुआ है, आउटसाइड पॉलिश, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? इनसाइड से। सो अगर इनसाइड रिफ्लेक्शन है, अगर इनसाइड रिफ्लेक्शन है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो ये दो नेम हमें यहाँ पर नए सीखने को मिलेंगे। पहले हमने देखा था क्या? प्लेन मिरर। अभी दो हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। खास बात क्या है? ये आपको दिखेगा रेज इस पे इस तरफ से आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन ये वाला सरफेस होने वाला है, रेज, और इस पे रेज आएंगी इधर से, क्योंकि इस पे इनसाइड वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होने वाला है। ठीक, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर था कि किस तरीके से हमने दो फेमस स्फेरिकल मिरर्स समझे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब हमें कुछ टर्म्स भी समझने पड़ेंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो एक स्फेरिकल मिरर बना देते हैं। अच्छा, कभी भी अगर एग्जाम में दिया नहीं है तो हम स्फेरिकल मिरर हमेशा किस तरफ बनाएंगे? लेफ्ट तरफ। ठीक है, आप याद रखें, हमेशा अपने लेफ्ट पे मिरर बनाएंगे, सॉरी राइट पे। ठीक है, अगर दिया नहीं है तो। अच्छा, मैंने बताया था कि इसके एंगल का एक, सपोज 60 डिग्री का है तो एक एंगल बाइसेक्टर होगा 30 डिग्री जितना। तो उसकी जो मेजर एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या ऐसा डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, आप समझ गए। जो उस आर्क के एंगल बाइसेक्टर से पास होगी वो क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर कुछ फेमस पॉइंट है, जैसे ये, जिस पॉइंट में वो सर्कमफ्रेंस को कट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। फिर ये किसी सर्कल का पार्ट है तो इसकी रेडियस भी होगी। तो जो इसकी रेडियस है, ये उसकी अगर रेडियस है तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सी। सी मतलब है इस कर्वेचर का सेंटर। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक बहुत ही फेमस पॉइंट और होता है जो इन दोनों के मिड पे होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें ऐसा मैजिकली हमने ये पॉइंट बोल दिया, ये एक्सपेरिमेंट पॉइंट है फोकस, जो कि बीच में होता है, और इसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा देखें, ये बिल्कुल बीच में होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है पोल से फोकस तक की, इस डिस्टेंस को हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो फोकस से पोल तक की बीच की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो ये तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, क्या ये बदलेगा क्या?
मिरर्स के लिए फोकल लेंथ चेंज होगा क्या कभी? नहीं, क्योंकि ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली बताया कि बीच में होता है ये वाला पॉइंट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लेरिफाई करूंगा कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेडियस बाय 2। ओके, किसी को कोई डाउट रहेगा इसमें, याद रहेगा ये? सर लेकिन हमने वो मिरर और छोटा कर दिया तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हाँ क्यों यार, जाएगा? अब आर बदल दोगे, मिरर ही बदल दोगे तो फिर बदल जाएगा ना। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि मतलब आप छोटा मिरर ले लोगे, बड़ा मिरर ले लोगे तो फिर आर डिफरेंट होगा, एफ भी डिफरेंट नहीं होगा। सर, यानी हाँ अभी यही मिरर है ना, हाँ, उसके साइड के थोड़े पोर्शन कट कर देंगे तो अच्छा फिर तब भी नहीं फोकस। होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, आपने कहा कि ये मिरर है और आपने कहा सर ये पोर्शन छोटे कर दो, कट कर दो, तो बेटा क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या नहीं इसके आर्क के सेंटर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। चलो आपका मन है कि नहीं सर एक साइड से छोटा कर दें, कट कर दो, ये सिर्फ इतना पोर्शन ले लो, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? ये बन जाएगी। तब भी ये रेडियस तो वही रहेगा ना, सर, और फोकस फोकस यहाँ में पहुंचेगा, करके फोकल लेंथ कन्वर्ट कभी नहीं करेंगे। बदलेगी ना, r/2 ही रहेगी ना ओके। भाई। आर पे डिपेंड कर रही है फोकल लेंथ। आर अगर बदल रहे हो तो आर तो सिर्फ तभी बदलेगी ना जब फ्रेम बदल दो। इसका कितना भी छोटा पीस पिक करो, उसका रेडियस तो वही रहेगा ना। हाँ हाँ समझ आया फोकल लेंथ? हाँ सर। अच्छा, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस पे देखें रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, उसके बेस्ड पे हमें इमेज फॉर्मेशन देखना पड़ेगा ना। रिफ्लेक्शन देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि इमेज कैसे बनेगा, क्योंकि इमेज मतलब क्या, दो रिफ्लेक्टेड रेज जैसे ही कट करेंगी वहीं पे तो इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्शन हमें पहले देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे लॉज नहीं, मैं रूल बोलूंगा, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, रूल भी नहीं बोलना, मतलब सॉरी, लॉ नहीं बोलना है, रूल बोलना है। क्यों? क्योंकि ये हमने देख के ऑब्जर्व करके बनाया हुआ है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ये होता है, लॉ से रिजल्ट निकाला हुआ है। तो इवन रूल की जगह आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा मिरर्स में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिरर हमेशा किस तरफ बनाना है अपने, राइट साइड में। ठीक है, तो अच्छा, ऐसा कुछ है क्या, कहीं किसी बुक में दिया है क्या राइट साइड में बनाना है? नहीं। नहीं मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सब लोग सेम आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे तो कभी ऐसा क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगा कि आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आएगा, सब एकदम करेक्ट रहेगा। चले, तो पहले रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा सिंपल सा है, पहले तो हम बना देंगे क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो, जब लाइट रेज इंसिडेंट होंगी इस पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, या रिजल्ट बोले कि रिजल्ट ये आता है कि दे कट थ्रू अ सेम पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज अवर एफ। समझ आया व्हाई दिस इज अ फेमस पॉइंट? बिकॉज इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस when parallel light after reflection from the mirror coincide at a point, that point is called what? Focus. तो बताएं यार, फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? एनीवन? All rays parallel to the surface of a concave mirror pass through a एनी common मिरर, point. एनी Concave. स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और Okay. कॉन्वेक्स। where Then all the where reflected हाँ, convex rays, it appears to तो where इसे diverge आगे from हम, the focus, हाँ, right? इसे आगे हम ड्राइंग में यूज करेंगे कि रे जब भी हम पैरेलल डालेंगे हमेशा उसे कहाँ से पास करा देंगे? फोकस से। तो ये रिजल्ट याद रहेगा, पैरेलल रे pass through focus, parallel ray after reflection। सर लेकिन कॉन्वेक्स में तो पास कराना पड़ेगा ना हमें, हाँ, इमेजिनरी। वो इमेजिनरी रहेगा,
तो वो आगे हम देखेंगे केसेस। पहले मैं कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ जो कि फॉलो होंगे सब में, किसी में रियल होगा, किसी में वर्चुअल होगा, ठीक है। फोकस। नेक्स्ट दूसरा केस देख लेते हैं। तो अगर हम दूसरे केस में ऑब्जर्व करें, मतलब कभी किसी रीजन की वजह से, लेट्स से अगर लाइट रेज फोकस से पास हो गई, मतलब हमें पता नहीं है, बट लेट्स से ये एक पॉइंट है और लाइट रेज आ रही थी और ऐसे फोकस से पास हो गई। तो अगर लाइट रेज फोकस से पास हो गई तो क्या हो जाएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो क्या इसे मैं लैंग्वेज में लिखूं या फिगर से समझ में आ गया आप लोग को? नहीं सर, समझ में आ गया। ओके गुड। एक और बना लेते हैं, देखें। और ये सर काफी, यानी वो दूसरी केस पहले का कन्वर्स है ना? हाँ। फिर एक देखें, ये अगर लाइट रेज ऐसे किसी थीटा एंगल पर आ रही हैं, ठीक है, अगर थीटा एंगल पर आ रही हैं तो हमें तुरंत नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो याद है ना कि किसी भी आर्क पे जो रेडियस होती है वही उसका क्या बनती है? नॉर्मल। एक टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है वही उसका बन जाती है नॉर्मल। तो ये तो रेडियस वाली लाइन है ना, तो यही बन जाएगी क्या? नॉर्मल। तो इसका मतलब थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ आया? सर वो जो रे है ना थीटा एंगल पे आ रही है इंसिडेंट रे, हाँ। तो वो मिरर के कौन से भी पॉइंट पे आ सकती है? कौन से भी पॉइंट पे आ सकती है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा वही है, ठीक है। तो पहले सिंपल वाला देखेंगे। देखें, तो लेट से किसी थीटा एंगल पर आ रही है, तो अभी क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा और ये हमारा एज अ नॉर्मल काम करेगा। तो ये क्या काम करेगा हमारा? एज अ नॉर्मल। और नॉर्मल की तरह काम करेगा तो फिर इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट भी सेम एंगल पर हो जाएगी। बताएं, ये समझ आया सबको? हाँ। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा केस कि मिरर में अगर और कहीं पर इंसिडेंट हो गई। ये तो पोल है। नेक्स्ट है, मिरर में अगर कहीं रैंडमली कहीं पे इंसिडेंट हो गई तो फिर देखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनाएंगे ना? हाँ, तो ये सिचुएशन है और अभी लाइट रे लेट से किसी थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो गई यहाँ पर। जैसे आपने बताया कि पॉसिबिलिटी है सर कि कहीं और भी तो जा सकती है, ठीक। तो अच्छी बात यह है कि जब आप देखोगे इस चीज को कि पैरेलल लाइट रेज यहाँ पर फोकस हो रही थी, पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे फोकस हो रही थी? यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन मानूं तो यू विल फाइंड कि सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कोइंसाइड थ्रू सेम पॉइंट। ओके, तो क्या बात समझ में आई कि इसका मतलब ये हुआ कि फोकस एक सिंपल सी चीज नहीं है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कभी भी लेंस में आएगी तो उसका रिलेशन हमेशा कहाँ पे रहेगा? फोकस पे। बट अब ये फोकस तो नहीं है, फोकस तो हमेशा किससे डिफाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हम बोलेंगे कि लाइट फोकल रेज प्लेन। यहाँ पर आ रही हैं, तो ये जो लाइन है इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नया नेम देंगे, फोकल प्लेन। क्या? The light will fall at a focal plane. Clear? That means the distance of these point of coincide will always be focal length. समझ आया ये क्वेश्चन? पॉइंट समझ आया कि अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, मतलब यहाँ पर नहीं हो रही है नॉर्मल पे, तो वो कोइंसाइड जरूर करेगी, बट कहाँ पर करेगी? डिस्टेंस उसकी फोकस ही रहेगी, बट कहीं पे भी हो सकती है। तो इसलिए हम उस पूरी डिस्टेंस को, जिसकी डिस्टेंस फोकल एफ जितनी है, उसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। क्लियर है सबको? या सर फोकस और वो पॉइंट जहाँ पे रेस कोइंसाइड हो रही है, तो हाँ, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाएगा। देखें,
तब हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे चीज में हमें बोलेगा स्मॉल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेगा? स्मॉल बीम ऑफ लाइट, लाइक अ टॉर्च आ रहा है या लेजर लाइट आ रही है, तो उनकी जो बीम्स होंगी वो बहुत डेंस होंगी। हाँ सर। ठीक है, तो डेंस होंगी तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये सब की सब एक पॉइंट पर आ रहे हैं। ये समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला हाइट आप पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे केस में ये वाला हाइट निकालना टफ हो जाएगा। फिर हमें मैथ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटर होगा इसका, यहाँ से हम पहले चेक करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन सेम होगा। ठीक है, फिर यहाँ से ज्योमेट्री लगाएंगे और फिर मतलब काफी कॉम्प्लेक्स के बाद ये वाली हाइट आएगी। ओके, इंस्टेड सिंपल ये पूछा जाता है, जो आपको ये कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें काफी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। ये पूछ लिया जाता है कि लाइट रेज अगर डायरेक्ट आ रही हैं थीटा एंगल पर, तो फिर रिफ्लेक्ट भी थीटा पे होंगी, और तब ये हाइट बता पाना इजी हो जाएगा। क्या लगा देंगे? ये तो एफ होगी, तो ये हाइट क्या लगाएंगे हम? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा? एच ओवर एफ। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ tan थीटा। बट यहाँ नहीं लगा सकते, क्लियर? तो इसलिए हाँ ये सर। केस पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इतना पूछा नहीं जाएगा। तो ये tan थीटा वाला बस मतलब चांसेस है, यूज में आ सकता है। नेक्स्ट देखें। अभी लास्ट केस, अगर लाइट रेज, ठीक है, एफ से पास हो चुकी हैं, बट अगर लाइट रेज सेंटर से पास हो तो क्या होगा? तो लेट्स से लाइट रेज को हम सेंटर से पास करा दें। तो जब लाइट रेज सेंटर से पास होगी, लाइट रेज सेंटर से पास होगी तो हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और हमें पता है कि नॉर्मल तो सेंटर से ही पास होता है ना, नॉर्मल। तो ये थोड़ा सा याद रखना, नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो चाहिए तो इस फिगर में मैं कुछ भी बना सकता हूँ, या यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर normal at any point on the mirror passes through C, passes through C. Okay, clear? तो ये सिचुएशन है, C से पास होगा, तो इसका मतलब रे रिटर्न भी कहाँ जाएगी? इसी पाथ से रे रिटर्न हो जाएगी। तो ये केस हो सकता है द रे इंसिडेंट एट C, the ray incident through C, point C, क्या होता है ये? रिफ्लेक्ट्स अनडेविएटेड। ओके, तो ये समझ आया यार, अनडेविएटेड और रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो बताएं, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके गुड। तो ये हमने कुछ रिजल्ट्स देख लिए हैं कि मिरर में हम किस तरीके से इमेज बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनाना है हमें। ओके, तो ये 5 जो हमने यहाँ पर बनाए ये यूज होने वाले हैं। 5 में ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ये 2 यूज होते हैं, कभी कभी ये यूज होता है। ये तो कोई मतलब खास रिजल्ट नहीं, बिकॉज आपने पूछ लिया तो जस्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज कितने ये 4 काम में आते हैं। क्लियर सबको? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव, सब पे हम इमेज फॉर्मेशन का स्टडी करेंगे। ओके यस सर। ओके देन आई गेस इट्स ओके फॉर टुडे। हाँ, ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर सर। अभी हर बार 1 आवर का क्लास होगा? ना 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 ना, आई गेस 5:30 पे कुछ था प्रॉब्लम, सो इसलिए 6 से स्टार्ट किया। ओके, मतलब 1.5 आवर का ही होगा ना? 5:30 से ही होगा या? ओके।